नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे क्रिमिनल लॉ सिस्टम के बारे में, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ भोपाल श्री अमर सिंह सिसोदिया साहब को। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। दर्शकों, आपको याद दिला दें, ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। तो आज का जो विषय है क्रिमिनल लॉ, इस विषय से संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको हमारे गेस्ट एक्सपर्ट देंगे। टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जो नंबर्स हैं 0755 भोपाल का लैंडलाइन कोड है, 2660049, और एक टोल फ्री नंबर भी है, नोट करें, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है, 1800-233-0040। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। चर्चा को शुरू करते हैं। और सर, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्रिमिनल लॉ को आप आसान शब्दों में हमारे व्यूअर्स के लिए किस तरह बताएंगे। ये क्रिमिनल लॉ में क्या क्या शामिल होता है? क्रिमिनल लॉ में तो वैसे सारी अपराध से शुरू करें हम जी। तो शुरू होता है एफआईआर से जी। उसके बाद सारी क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट होती है जी। और फिर लास्ट ट्रायल कंक्लूड होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, या तो दोष सिद्धि होती है या दोष मुक्ति होती है। दोष सिद्धि होती है तो फिर आरोपी जेल जाता है, जैसी भी सजा प्रावधानित हो, जैसे उपबंधित हो, जैसा भी उसमें सजा भुगतने का प्रावधान दिया गया, उससे अपने तरीके की सजा आरोपी को भुगतना होती है। जी जी जी। तो इस विषय पर आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे। आपने शुरुआत की एफआईआर से। जी जी। तो एफआईआर के बारे में बताएं। लोगों को मतलब एकदम डर लगता है, एफआईआर हो गई है, एफआईआर रजिस्टर हो गई है। क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं एफआईआर के, और क्या तरीका होता है रजिस्ट्रेशन का? इसको अपन दो हिस्सों में बांटते हैं। कई बार क्या, ट्राइबल्स एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाएं तो आदमी एफआईआर दर्ज कराने के लिए या थाने पे जाने के लिए आज भी संकोच करता है। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो आदमी चले जाता है, एफआईआर करवा लेता है। लेकिन एफआईआर में और कानून में ये प्रावधान है कि निर्देशित है कि जितनी जल्दी हो सके घटना के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि विलंब के कारण में संदेह उत्पन्न कर देता है कि देर क्यों कर दी। तो विवेचना में या ट्रायल में, विचारण में इसमें संदेह उत्पन्न हो सकता है कि हो सकता है इसने बनावटी एफआईआर की हो। तो कोशिश कीजिए कि जब भी कोई घटना होती है किसी के साथ भी, ज़रूरी नहीं जिसके साथ घटना हो वो एफआईआर दर्ज कराएं, उससे परिचित या उससे रिलेटेड जो भी उसका हितैषी हो, शुभचिंतक हो, वो जाके रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। एफआईआर में कई बार होता है कि पुलिस वाले तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, उसमें उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है। वो कई बार चाहते हैं कि क्षणिक आवेग में आके आदमी लड़ लेता है और फिर रिपोर्ट करने के लिए थाने चले जाता है। तो पुलिस इस टाइम देती है कि थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाए, तो हो सकता है कि एफआईआर दर्ज ना करनी पड़े, कानूनी उलझनों में ना उलझना पड़े। उसके बाद एफआईआर जहाँ दर्ज होती है तो फिर आगे की प्रोसीजर शुरू हो जाती है, या तो फिर ट्रायल शुरू होगा। एक बैलेंस वे में आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एफआईआर रजिस्टर करने में देर भी नहीं करना चाहिए, और इसी के साथ साथ जो कई बार रजिस्टर नहीं होती है एफआईआर, तो उसका एक रीज़न ये है कि आप शांति से चीज़ों को रिकॉल करें, मनन करें, फिर से सोचें, क्योंकि एफआईआर के दूरगामी परिणाम होते हैं। बिल्कुल होते हैं। उसका असर दोनों पक्षों पर हो सकता है। या तो कोई पुरानी दुश्मनी हो, रंजिश हो, चली आती हो, बढ़ते चले जाती है। इसके लिए फिर एडीआर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि या तो कि ट्रायल चलेगा, या तो पूरी ऐसे कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से केस निपटेगा, या तो फिर एडीआर के थ्रू जो मीडिएशन होता है। जी जी। एडीआर इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल, और इस विषय पर हम कार्यक्रम में आगे ज़रूर बात करेंगे। सर, ये जो आपने अभी हमें बताया, क्या रीज़न हो सकते हैं? वैसे पुलिस अगर मौका देती है दोबारा सोचने का, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे भी कुछ ग्राउंड्स होते होंगे जिस कारण एफआईआर रजिस्टर नहीं होती होगी। क्या वजह हो सकती है? या पुलिस हर बार एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच करती है। तो उसमें हो सकता है टाइम लग सकता हो, लेकिन पुलिस का ड्यूटी है पुलिस की कि जब भी कोई उनके पास आता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज हो, जब तक कि मामला संज्ञेय ही ना हो। संज्ञेय मामला विधि में बताया गया। या तो संज्ञेय अपराध है तो पुलिस की ड्यूटी है कि अब दर्ज करें ही करें। अगर फिर उसके बाद पुलिस मामला दर्ज नहीं करती है तो वो एसपी को इनकी शिकायत कर सकता है, या तो फिर बाय पोस्ट एफआईआर दर्ज करवा सकता है, या तो फिर उसके बाद भी एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती तो प्राइवेट कंप्लेंट लेके कंसर्न जो भी उस ज्यूरिडिक्शन के मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके पास जाकर परिवाद दायर कर सकता है। जी जी। अगर हम एक फ्लो में बात करना चाहें, मान लीजिए एफआईआर रजिस्टर हो गई है, इसके बाद क्या क्या होता है? एफआईआर दर्ज करने के बाद ट्रायल शुरू होती है, चालान पेश होता है। यहाँ से फिर आपके एक्यूज की ड्यूटीज और
राइट, सो ड्यूटी द राइट्स की बात स्टार्ट हो जाती है। जी जी जैसे एफआईआर दर्ज हुई किसी के खिलाफ, जी। तो एक्यूज को सबसे पहले जिसके खिलाफ भी आरोप पत्र कहें अपन, तो जिनके भी विरुद्ध में वो रजिस्टर की जाती है, हम्म। अगर हम उनके राइट्स की बात करें तो कौन कौन से उनके राइट्स हैं जो सुरक्षित रहना चाहिए, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि मेल और फीमेल एक्यूज के राइट्स में भी क्या कुछ फ़र्क है, क्या फीमेल एक्यूज को कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं? देखो एफआईआर अगर दर्ज होती है तो एक सबसे पहले एक्यूज का, सभी का, मेल हो या फीमेल हो, दोनों उनका राइट है कि उनको ये बता दिया जाए कि उनके खिलाफ किस बात की एफआईआर दर्ज हुई है, क्या उन्होंने ऐसा एक्ट किया है या कृत्य किया है, कोई अपराध किया है, जी। ये जानने का अधिकार है। उसके बाद अगर अरेस्ट होता भी तो फिर उनको तत्काल अपने अरेस्ट, जो अरेस्टिंग अथॉरिटी होती है, पुलिस होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उनके रिलेटिव्स को जो भी उन पर डिपेंड हो या जिनके माता पिता हो, वो जैसी भी स्थिति, उनको तत्काल सूचना देगा या 12 घंटे के भीतर सूचना देगा। अगर महिला एक्यूज है तो उसको सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के बीच में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और उसको अरेस्ट करने के लिए फिर महिला आरक्षक या महिला पुलिस अधिकारी की ज़रूरत होगी, उसके बिना उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जी 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 जी। ये एक फेमस केस लॉ के बाद ये तो पहले से ही है, कानूनी में प्रावधान थे, लेकिन अरनेश कुमार वाले मामले में केवल ये बताया है कि अगर 7 साल से तक की सजा के प्रावधान के किसी अपराध में किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हो तो उसको गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गिरफ्तार करना ही पड़ता है तो 41A सीआरपीसी में उसको रीज़न बताने पड़ेंगे कि ये एक्यूज इस टाइप का है या फिर ऑफेंस कर सकता है, अगर उसका अरेस्ट नहीं किया तो ये उसके परिणाम हो सकते हैं, तो चेक लिस्ट बता के उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके आता है और फिर अरेस्ट की रीज़न बताता है कि इस कारण हमको अरेस्ट करना पड़ रहा है, फिर अरेस्ट करके पेश कर सकते हैं, अदरवाइज उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जी जी। तो ऐसा कौन सा मौका आता है जब एक्यूज्ड को, क्योंकि नेचुरली अगर किसी के अगेंस्ट कंप्लेंट स्पेशली एफआईआर रजिस्टर की गई है तो एक्यूज्ड वैसे भी घबराया हुआ होता है, तो एडवोकेट को वो कब अपने साथ रख सकते हैं, कौन सा स्टेज आता है जब उन्हें? तत्काल अरेस्ट होने के तत्काल बाद एक्यूज का राइट है कि वो अपने एडवोकेट से बात करें। वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद जा नहीं सकता, वो अरेस्ट हो चुका होता है। तो उसका ये राइट है कि वो अपने फैमिली मेम्बर से बात करें, बुलाएं, और पुलिस वालों की ड्यूटी है कि उनके फैमिली मेम्बर्स को बताएं कि हमने इसको इस अपराध में अरेस्ट किया है। उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर्स या तो खुद पुलिस अधिकारी या जिसको भी वो बताता है कि मुझे इन वकील साहब से अपनी बात करनी है, या और उसको ये भी अधिकार है कि वो जब तक अपने वकील साहब से, अधिवक्ता से परामर्श ना कर ले, बात ना कर ले, तब तक पुलिस वालों को उस अपराध के संबंध में बताने के लिए उसको बाध्य भी नहीं किया जा सकता। ये भी उसका अधिकार ये है। एक बहुत अहम प्रावधान है, लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। हाँ 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 जी जी। तो सर जिस घड़ी से जज साहब के समक्ष पेशी हो जाती है उसके बाद से क्या क्या? इससे पहले और एक स्टेज आती है, अगर आप अरेस्ट कर दिया पुलिस ने, आपको किसी अपराध में कर लिया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 7 साल से ज़्यादा कारावास है, अरेस्ट की रीज़न भी बता दिए हो, फिर भी अरेस्ट करने के 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के अंदर जो भी कोर्ट जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो वहाँ पेश करना होता है। एक्यूज को पेश नहीं करता है, सबसे पहले तो ये होता है कि अगर अरेस्ट किया है तो उसका अरेस्ट मेमो बनाना ज़रूरी है। कई बार ये सुनने में आता है कि पुलिस ने उसको 3 दिन से पकड़ के रखा है लेकिन अरेस्ट मेमो होता नहीं है, तो उसका भी ये भी राइट है कि अब पूछे कि मेरा अरेस्ट मेमो कहाँ है। सही बात है। और अरेस्ट में वो बन जाता है तो 24 घंटे के भीतर कंसर्न जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने पेश करेगा, और फिर मजिस्ट्रेट उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट का अपने फिर ट्रायल शुरू होता है। जी जी जी। जो भी इन्वेस्टिगेशन में उसको अगर ज़रूरत होती है तो फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। कार्यक्रम में हम ले रहे एक छोटा सा अंतराल, जल्द लौटते हैं। अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आपका। कार्यक्रम में कानूनी सलाह, और आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ के बारे में। हमारे गेस्ट एक्सपर्ट हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ भोपाल श्री अमर सिंह सिसोदिया। सर, अंतराल के पहले जो हम बातें कर रहे थे, आपसे हम स्टेजेस ऑफ ट्रायल के बारे में जानना चाहेंगे। क्या क्या होता है, और एक्यूज्ड के लिए जैसे आपने हमको अंतराल के पहले ये भी बताया था कि एक्यूज्ड जो है वो एडवोकेट से बात कर सकता है, और वो बाध्य नहीं है कि वो एडवोकेट के आने के पहले पुलिस के साथ इंटरेक्शन भी करे या उनके दबाव में कुछ बातें भी करे जिस हवाले से एफआईआर रजिस्टर की गई है। अगर वो एडवोकेट को हायर करने के पोजीशन में नहीं है, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके पास क्या तरीका है? इसके लिए
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से उसको निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करके दिया जाता है। अगर वो बता दें कि उसकी ऐसी हैसियत नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस पे नहीं कर सकता, तो लीगल एड की तरफ से पेनल लॉयर होते हैं जो थानों पुलिस थानों में भी होते हैं, अब बिठा दिए हैं। पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं जो भी थानों में बिठा दिए जाते हैं, हम लोग डेस्क हेल्प डेस्क के नाम से, तो लोग उनसे भी मदद लेके फिर कानूनी सलाह ले सकता है। ये बहुत ज़रूरी है, आप याद रखें, ये प्रावधान है। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के एम्पैनल्ड एडवोकेट्स जो हैं, आप उनसे उन एम्पैनल्ड एडवोकेट को भी हम जो है अपॉइंट कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स से कि हमको उन एडवोकेट से मिलवा दिया जाए, क्योंकि हम प्राइवेटली अफोर्ड नहीं कर सकते एडवोकेट्स को। सर, फिर उसके बाद में जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तो कौन कौन सी स्टेजेस का सामना करना होता है? ये सबसे बड़ी विडम्बना कहें कि एक्यूज को ये नहीं बताया जाता है या पता नहीं होता कि उसे पता नहीं होता है कि जब एफआईआर दर्ज होने के बाद वो अरेस्ट हुआ तो उसका केस किस तरह से चलेगा। पता ही नहीं होता, वकील साहब कई बार बताते नहीं है। सही बात। तो उसके लिए मैं उसको आसान भाषा में बताना चाहूँगा कि ज़रूर, जहाँ एफआईआर दर्ज हुई, गिरफ्तार हुए, जमानत, अगर जमानती मामला हुआ तो जमानत हो गई, अजमानती मामला हो तो फिर जैसी भी कंडीशन हो, अगर जज साहब देना चाहे देते हैं, कुछ मामले मिल जाती, कुछ में नहीं मिल पाती। अगर जेल में रहता है तो फिर जेल के अधिकार उसको शुरू होते, इस पर आगे बात करेंगे। फिर चालान पेश होता है। यहाँ पे भी अधिकार, एक आरोपी का अधिकार है कि उसको एक चालान की कॉपी या जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसकी कॉपी उसको निःशुल्क दी जाती है। उसके बाद चार्ज लगता है, आरोप बनाए जाते हैं, उससे पूछा जाता है कि आपके खिलाफ ये इस तारीख को ये घटना आपने की है, फलानी घटना की, इसके बारे में आपका क्या कहना है। अगर वो उसको स्वीकार करता है तो ठीक है, वैसे कम स्वीकार कम होता है, समरी ट्रायल्स में होता है। रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल में तो अस्वीकार करता है, ट्रायल मांग की प्रार्थना करता है कि नहीं मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे सिर्फ ट्रायल चलानी है। फिर चार्ज उसकी प्ली नोट की जाती है कि इसने अपराध स्वीकार नहीं करना व्यक्त किया, ट्रायल चाहता है। फिर स्टेज होती है एविडेंस की। उस प्रकरण में उससे रिलेटेड जितने भी एविडेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट किए हों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, उन सबको बारी बारी से बुलाते हैं। जितने भी सारे एक्यूज के हो या उसके बाद बुलाने का एक गवाह है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन का या उसको बचाव का अक्षर प्रतिरक्षा का अवसर आरोपी को मिलता है। उसके वकील साहब उसको क्रॉस करते हैं, प्रतिपरीक्षण करते हैं। इस तरीके से सारे गवाह हो जाते हैं। उसके बाद स्टेज आती 313 की अभियुक्त परीक्षण की। उसमें क्या होता है कि जितने भी ड्यूरिंग द ट्रायल उसके अगेंस्ट जितने फैक्ट आए हुए होते हैं उसके बारे में क्वेश्चनर बन के उससे पूछा जाता है कि इस गवाह ने आपके बारे में ये कहा, ये क्यों कहा है। तो उससे पता चलता है कि वो आंसर देते जाता है उनका, वो जितने भी बयान होते हैं सबके बारे में, और उसका प्रॉपर आंसर लिखा जाता है। खुद जज साहब खुद अपने हाथ से लिखते हैं उसको। जी। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आप अपना बचाव साक्षी अपनी ओर से किसी प्रकार की कोई भी साक्षी देना चाहते हो, तो अगर हाँ उसको देनी होती है तो फिर उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो जो भी अपने डिफेंस में जो एविडेंस लाना चाहे, किसी गवाह को बुलाना चाहे या खुद बयान देना चाहे तो दे सकता है। 315 की स्टेज के मुक्त क्रॉस करें। उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट की स्टेज आती है। फाइनल आर्गूमेंट होने के बाद अभियोजन के और आरोपी के दोनों पक्षों के तर्क सुने जाते हैं। उसके बाद फिर जजमेंट के लिए नियत की जाती है और फिर इसकी अगली स्टेज होती है जजमेंट की। यह पूरी ट्रायल की सीरीज है। बहुत आसान तरीके से आपने ये बता दिया। अब से कुछ ही देर पहले सर आपने हमें ये जानकारी दी थी कि स्टेजेस ऑफ ट्रायल क्या है। प्ली बार्गेनिंग एक बहुत अहम विषय है जिसके बारे में सभी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। प्ली बार्गेनिंग क्या है और कौन सी स्टेज पर इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ट्रायल के दौरान? अगर कहें तो प्ली बार्गेनिंग बहुत अच्छा एक अपराध निपटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें ऐसे अपराध होते हैं जिसमें 7 साल से कम की सज़ा के प्रावधान हो जी, और ये सुविधा देता है कि आप आदमी अपने अपराध को या तो स्वीकार कर लेता है, उसे बता दिया जाता है कि अगर दोनों पक्षों के बीच में चर्चा करके फरियादी उसको माफ़ करना चाहे तो कर सकता है। उसमें जो मिनिमम सज़ा उसको बता दी जा सकती है कितने सज़ा के प्रावधान है, इतने हो जाएगी, तो फिर वो प्ली बार्गेनिंग के जरिए से प्रकरण निपटाए जा सकते हैं जिसमें 7 साल की सज़ा से कम के प्रावधान विधि में दिए गए। जी। तो ऐसा कौन सा स्टेज होता है जब किसी भी स्टेज पे किसी भी स्टेज पर कर सकता है, तो खुद सुमोटो कर सकती हैं
या तो फिर वो एप्लीकेशन दे सकता है आरोपी कोर्ट को कि मैं प्ली बार्गेनिंग के थ्रू इसको अपने केस को निपटारा हम करना आशा चाहता हूं। करते हैं कि हमारे व्यूअर्स प्ली बार्गेनिंग जो टर्म है इसको नोट करें, और आप अगर किसी भी ऐसे मामले में इस वक्त ऐसे मामले से गुजर रहे हो तो अपने एडवोकेट से प्ली बार्गेनिंग के बारे में ज़रूर चर्चा करें। आपका मैटर अगर इससे संबंधित है और आपको इस प्रावधान का लाभ मिल सकता है तो आप इसका लाभ ज़रूर लें, क्योंकि एक बहुत अच्छा विषय है। इसी के साथ सर आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमने अब से कुछ ही देर पहले ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की बात की थी, उसके ज़रिए जब लास्ट में आपने जजमेंट आने की बात भी करी, तो इन दोनों को रिलेट करते हुए जजमेंट में अगर विक्टिम कॉम्पेंसेशन के ज़रिए जो एक्यूज्ड है उसको कुछ लाभ मिलते हैं तो किस तरह से मिलते हैं और क्या है ये लाभ? इसमें एक्यूज ना कहें, अगर फरियादी कहें अपन, या तो एक्यूज्ड के लिए अगर पनिशमेंट का प्रोविज़न हो जाता है और दोनों जो पिटिशनर है, दोनों कंडीशन हो सकती है उसमें, या तो भले पनिशमेंट ना हो लेकिन एक्यूज के किसी ऐसे एक्ट के कारण जिसमें किसी पीड़ित से मतलब जिसका नुकसान हुआ हो, जी जी जी, उसको अगर कोई नुकसान हुआ हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए प्रतिकर पीड़ित योजना लीगल एड की तरफ से जारी की गई है। इसमें अलग अलग तरीके से अपराध या अलग अलग तरीके से जो भी नुकसान होते हैं, क्षति होती है, हानि होती है, उनको प्रतिपूर्ति करने के लिए या उनके पुनर्वास के लिए ये प्रतिकर के रूप में राशि दिलाई जाती है। इसमें दो तरीके से होता है, या तो फिर कोर्ट खुद सिफारिश करें इसकी कि ये इनके साथ मेरे यहाँ एक मामला पेश हुआ है और इसमें इनको प्रतिकर दिलाना चाहिए। जैसे कई बार हम सुनते हैं कि गैंग रेप में हुआ, एसिड अटैक हुआ, तो इन लोगों को भी प्रतिकर दिलाया जाता है। इसके 4 सदस्य होते हैं, कमेटी होती है इसकी पीड़ित प्रतिकर योजना से रिलेटेड। तो इसमें हमारे जिले के प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं, कलेक्टर और इसके सदस्य होते हैं, और सचिव महोदय जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव होते हैं उसके सचिव होते हैं। तो ये चारों की त्रैमासिक मीटिंग होती है। जो भी एप्लीकेशन या सिफारिशें इस बीच में आती है तो प्रतिकर जो भी निर्धारित करना होता है वो कमेटी करती है और फिर जो दिलवाना वो दिलाया जाता है। इसमें अगर किसी को व्यक्ति की आय पे उसमें थोड़ा सा बीच में वो है कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो किसी व्यक्ति की आय, पीड़ित की आय, तो उसमें राशि आधी हो जाती है। अदरवाइज किसी की मृत्यु हुई हो किसी दुर्घटना में या 302 के अपराध में, तो उसको है कि 4 लाख रुपए तक प्रतिकर राशि दिलाई जा सकती है। एक बार हम पुनः बता दें कि आप हमें डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। स्पेशली जो विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है, इसमें रेप विक्टिम्स और एसिड अटैक विक्टिम्स की तरह जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए जो जजमेंट पास होता है अगर उनके फेवर में, तो फिर उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर वो अप्रोच कहाँ करें, एंड देन आप प्लीज़ ये विस्तार से बताएं। उसमें तो अगर गैंग रेप से की बात करें हम, तो उसमें तो पहले 10 दिन के अंदर अंदर उसमें प्रतिकर उसका 15% दे दिया जाता है। फिर बाकी नेक्स्ट स्टेज पे जैसी भी स्थिति बनती हो तो अगला प्रतिकर की अमाउंट जो भी है बचा हुआ वो अगली स्टेज पे दिलाया जाता है उनको। जी जी जी, इस बात के लिए आपको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, ये आप नोट करें। और इसी के साथ साथ सर आप जो हमको स्लैब बता रहे थे प्लीज़ वो कंटिन्यू करें। इसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है किसी अपराधी के आपराधिक कृत्य के कारण, मतलब कोई 302 का मामला हो और कोई अन्य मामला हो, तो उसमें अगर अपराध विक्टिम की मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपए उसमें कंपनसेशन 4 लाख तक दिलाया जा सकता है। और अगर उसकी आय कुछ भी अगर अर्जित नहीं करता हूँ 5 लाख की, वो ठीक है, लेकिन आय अर्जित नहीं करता हूँ या कमाता नहीं था तब उसमें 2 लाख रुपए रह जाते हैं, तब 2 लाख रुपए कंपनसेशन दिए जा सकते हैं। और ऐसा कोई नुकसान हुआ हो जिसमें टेम्परेरी डिसेबिलिटी आई है शरीर में, तो उसके लिए 3 लाख रुपए और जो चिकित्सा सुविधा है वो निःशुल्क दिलाई जाती है इसमें। और शरीर की अगर 40% डिसेबिलिटी है, निःशक्तता है, तो इसका 2 लाख रुपए हो जाता है प्रतिकर। जी, जी, जी। और महिला, और इसमें अगर आगे चले अपन तो शरीर की महत्वपूर्ण भाग में गंभीर चोट होती है, जैसे किसी आँख ही फूट गई, ये कान या टेम्पररी
हियरिंग जी उसका date of hearing। इंटेंसिटी और परसेंटेज ऑफ डैमेज के आधार पर ये प्रावधान किए गए हैं। इसके बारे में आप नोट करें और आप ज़िला विधिक जी, सेवा सेवा प्राधिकरण प्राधिकरण। और इसी के साथ साथ आप पुलिस स्टेशन में भी इसके लिए हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स मौजूद रहते हैं, आपके एडवोकेट्स भी आपको गाइड करेंगे। इस सुविधा का लाभ ज़रूर लें। जो नुकसान आपने लिया है उसकी क्षतिपूर्ति के इरादे से ये प्रावधान किए गए हैं। सर, हम आपसे लोक अदालत का महत्व जानना जी, चाहेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाली लोक अदालत कब है। लोक अदालत तो अब जुडिशरी के लिए त्यौहार हो गया हम लोगों के लिए। जी जी बेशक। विषय और हर दूसरे महीने में आती है और अभी 13 अगस्त को होने वाली है। 13 अगस्त नोट जी, जी, करें, जी। 13 अगस्त को लोक 13 अदालत अगस्त को है। लोक अदालत आती है, जिस बहुत कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। लोक अदालत में जितने भी कंपाउंडेबल केसेस है, राजीनामा योग्य केसेस है, शमनीय केसेस हैं, जी। जिसमें फरियादी और आरोपी आपस में बैठ के बात करके समझौता करना चाहते हैं, अपने प्रकरण का निपटारा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। या तो कोर्ट में आ सकते हैं या तो खुद अपने आपस में बैठ कर सकते हैं, या तो कोर्ट में आके अगर कुछ उनके बीच में फिक्स नहीं हो रहा है, कुछ कंडीशन लगनी है, शर्तें हैं उनके बीच में समझौते को लेके, तो उसके लिए प्री सिटिंग के लिए भी कोर्ट उनको इनवाइट करता है, नोटिस इशू होते हैं। उसके बीच में लोक अदालत के ठीक पहले भी प्री सिटिंग में आके या तो कोर्ट बुलाएं, तब या सोमोटो भी आके हमें बता सकते हैं, जैसा आप लोग जैसा आपको बता सकते हैं जहाँ भी आपका केस चल रहा है कि हमको हमारा केस निपटने की संभावना हम कर सकते हैं। या तो नोटिस तो आते ही आते हैं, अगर बिल्कुल, बिल्कुल। नोटिस आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि दोनों पक्षकार साथ ही में जिनके डिस्प्यूट चल रहे हों वो कोर्ट में जाएं और अपने राजीनामे की चर्चा करें, निवेदन करें। हो सकता है कि आपके बीच में अगर राजीनामा हो जाता है दोनों पक्षों के बीच में, तो सदियों तक चले आने वाली रंजिशें और लड़ाई झगड़े जी, और जी, सब जी। खत्म हो जाएंगे। उसके साथ एक मेंटल समय का अभाव है सर। लोक अदालत के बारे में जो आप हमें जानकारी दे रहे हैं, राजीनामा के आधार पर दोनों ही पार्टीज की विजय होती है, इस बात को ना किसी भूलें। की हार नहीं होती, किसी की जीत नहीं किसी की हार नहीं होती, किसी की जीत नहीं होती, दोनों ही पार्टीज जीत जाती हैं। इसी के साथ सर हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। आशा करते हैं आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कानूनी सलाह कार्यक्रम। हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमारी पूरी टीम की ओर से। नमस्कार।